2020 उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जब एक महिला ने यौन शोषण का विरोध किया तो उनके पिता को यौन शोषण करने वालों ने पीट पीट कर मार दिया। लखनऊ के एक गांव में प्रेम करने के लिए विधवा को बाल मुंडवाकर, चेहरे पर कालीख पोतकर, जूतों का माला पहनाकर पूरे गांव में परेड करवाया गया। बिहार के अररिया जिले में तो हद ही हो गई। वहां एक गैंग रेप की विक्टिम और उनके दोस्तों को ही जेल में बंद कर दिया गया। विक्टिम जो कि अशिक्षित थी, इसलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो बयान दिया वो उनकी समझ नहीं आया, तो उन्होंने आग्रह किया कि बयान उनकी दोस्त को पढ़कर सुनाया जाए। ये बात उस जज पर इतनी नागवार गुजरी कि पीड़िता और उनके दोस्तों को ही हिरासत में लेकर जेल में बंद कर दिया गया। अब अभी हाथरस की एक दलित लड़की के रेप और उस पर प्रशासन के अमानवीय व्यवहार से तो हम सब अवगत हैं ही। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग कानून प्रिया। इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करेंगे कानूनी अधिकारों की और महिलाओं से जुड़े मुद्दों की। आए दिन इस तरीके की खबरों को सुनने के बाद जब मैं थोड़े से रिसर्च में गई तो मैंने ये पाया कि सोशियोलॉजिस्ट्स ने भी ऐसा माना है कि जब से महिलाएं एक बनी बनाई पारिवारिक ढांचे से बाहर निकलकर नौकरी करने लगी हैं, तब से महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा में एक राइज देखा गया है। अब सवाल ये है कि औरतों के साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज में हम आम तौर पर बेहद ज़रूरी बातों को अपने डिस्कोर्स में लाने से कतराते हैं। समाज को जेंडर इश्यूज या औरतों की व्यथा या उसका हल या उसकी वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए, ये तो हो गई सामाजिक तौर तरीकों पर चर्चा। अब अगर हम कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो तमाम चीज़ों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। इन तमाम चीज़ों में एक है कानून बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करवाने की शक्ति। क्यों नहीं है? क्योंकि देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है यानी संसद, उसमें औरतों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है, माने तो एकदम मिनिमम। अगर हिंदुस्तान की महिलाओं को शक्तिशाली होना है, अपने अधिकारों के मुताबिक खुलकर जीना है, अत्याचार शोषण मुक्त समाज गढ़ना है, तो इंडियन पार्लियामेंट में महिलाओं का इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी ज़रूरत को नज़र में रखते हुए विमेंस रिप्रेजेंटेशन बिल की संसद में पेशकश हुई। अब जानते हैं कि ये महिला आरक्षण विधेयक आखिर क्या कहता है। बेसिक तो ये है कि अगर ये बिल पास होता है तो संसद में महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित हो जाएगी। अब डिटेल समझिए। तो बिल की भैया 4 मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली ये कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 1/3 यानी कि कुल सीट्स के 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। दूसरा यह कि उन 1/3 सीटों की 1/3 सीट्स SC और ST वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित हों और यह आरक्षण रोटेशनल बेसिस पर दिया जाएगा। रोटेशनल बेसिस मतलब ये कि चलिए बिहार राज्य का अगर उदाहरण लें तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 40। अब किसी एक जनरल इलेक्शन में अगर उन 40 सीटों का 1/3 13 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता है, तो अगले जनरल इलेक्शन में उन 13 सीटों को छोड़कर बचे हुए 27 सीटों में से 13 सीटों को आरक्षित किया जाएगा। मतलब ये कि रिजर्व सीट्स फौरन रिपीट नहीं होंगे। आखिरी जरूरी बात इस बिल की ये है कि इस बिल के एक्ट बनने के 15 साल बाद तक ही इसकी मान्यता होगी। 15 साल होते ही विमेन रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। तो ये थी इस बिल की बात। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इस बिल की पेशकश हुई और बार बार इसे खारिज किया गया।
तो कहानी ये हुई। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें सुरक्षित करवाई। इससे भारतीय राजनीति में महिलाओं के दखल का आगाज माना जा सकता है। इसके बाद 1996 में पहली बार देवेगौड़ा सरकार ने 81वें संशोधन के रूप में विमेन्स रिप्रेजेंटेशन बिल को संसद में पेश किया। दुर्भाग्य यह हुआ कि उस समय यह बिल जनरल कॉन्शियसनेस आम सहमति से पास करने से रोक दिया गया और इसके बाद 1997 में देवेगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा भंग हो गई। 1996 के बाद लगातार संसद में इस बिल की धमक सुनाई देती रही। 98, 99, 2002, 2003 अटल बिहारी वाजपेयी शासित बीजेपी के द्वारा। 2008 में जाकर उस वक्त की यूपीए सरकार ने इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशन के 108वें संशोधन के रूप में राज्यसभा में प्रस्तुत किया। इसके 2 साल बाद तमाम राजनीतिक हलचल शोर शराबे को दरकिनार कर राज्यसभा में यह बिल पास हो गया। इस तस्वीर में वृंदा करार सीपीआईएम, नजमा हेपतुल्ला और सुषमा स्वराज बीजेपी तीनों साथ बिल के राज्यसभा में पारित हो जाने की जश्न मनाती नजर आ रही हैं। उन कोलाहलों में से एक आवाज बार बार सुनाई देती थी जो थी शरद यादव की। उन्होंने कहा कि आप इस बिल के द्वारा इन पर कटी छोटे बालों वाली महिलाओं को सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने देना चाहते हैं। यह बयान खुद में ही बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्ट और काफी विवादित भी रहा था। तो लेकिन यूपीए सरकार इस बिल को लोकसभा में पास नहीं करवा पाई। लैक ऑफ कंसेंसस, सर्वसम्मति न होने को इसका कारण बताया गया। आगे हम ये भी डाइसेक्ट करेंगे कि सर्वसम्मति आखिर क्यों नहीं थी। 2014 में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बिल उन 68 बिलों में से एक है जो लैप्स हो चुका है और अब अगर कोई भी गवर्नमेंट विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ काम करना चाहती है तो उन्हें उस बिल को लेकर एक फ्रेश स्टार्ट करना होगा, उसे फिर से राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना होगा। हैरानी की बात यह है कि जब देश में स्त्रियों की आबादी लगभग आधी है और इस विधेयक की मांग है सिर्फ 33%, यानी आबादी का सिर्फ 1/3 हिस्सा, इस पर भी नेताओं की छातियों पर सांप लौटने लगते हैं। अब आइए बात करते हैं इस बिल पर आने वाली रुकावटों की। तो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है पुरुष केंद्रित सोच। पूरे भारतीय समाज और राजनीति का जो ढांचा है वो बहुत ही पेट्रियार्कल है। जिस समाज में महिलाओं को घर से बाहर चौराहे तक जाने पर मनाही हो, घूंघट और बुर्के की वाहवाही हो, वहां अपनी बेटियों को आम लोग पॉलिटिक्स में भेजने को कैसे राजी होंगे? जब राजी नहीं होंगे तो अपने हित की बिल वो कैसे पास करवा पाएंगी? मेल सेंट्रिक पॉलिटिक्स होने की वजह से लोगों का महिला नेताओं पर तब तक भरोसा नहीं होता जब तक वो किसी बड़े नेता की पत्नी, बेटी या बहू ना हो। पार्टियां अपने बड़े पुरुष नेता का नाम और तथाकथित लेगेसी देखकर ही उनके घर की महिलाओं को टिकट देती है, या फिर महिलाएं खुद ही पार्टी सुप्रीमो के परिवार से हो। परिवारवाद के हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात हो या बीजेपी की या फिर समाजवादी की। अब जब महिलाओं को टिकट नहीं देंगे तो लड़ना और जीतना तो और भी आगे के कदम हैं। विधेयक के सामने जो तीसरी अड़चन है वो ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि मौजूदा रूप में विधेयक पारित होने पर पढ़ी लिखी तथाकथित ऊंची जाति की औरतें ही अधिक मात्रा में स्थान बना पाएंगी और ओबीसी, पिछड़ी या मार्जिनलाइज्ड औरतें, जिनके सामाजिक परिवेश में अंतर होता है, जिनका शोषण भी अधिक होता है, उन्हें अपनी बात रख पाने की सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। अब जेनेवा के इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट जो कि 2019 में आई थी, उसके जरिए हम जरा विश्व भर में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के डेटा पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो महिलाओं के पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन का विश्व एवरेज है 24%, 24%। भारत सिर्फ 14% के साथ विश्व में 150वें स्थान पर है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान से बहुत पीछे। पाकिस्तान 101वें स्थान पर है। वहीं नॉर्थ ईस्ट एशिया में नेपाल 32.5% के साथ सबसे आगे। विश्व भर की अगर देखें तो क्यूबा, रवांडा और बोलिविया के संसद में महिलाओं की सदस्यता 50% से भी ज्यादा है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ चुकी हिलरी क्लिंटन का कहना है कि जब तक महिलाओं की आवाज नहीं सुनी जाएगी तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता। भारत में महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली शबनम हाशमी का कहना है, एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि राज्यसभा से लोकसभा तक के लिए महिला आरक्षण विधेयक को सिर्फ 5 मिनट का ही सफर तय करना था, मगर दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाया। कई क्षेत्रीय दलों ने इसका विरोध किया था, मगर मुझे लगता है इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही जरूरत थी। इतने सारे बिल तो पास होते हैं, इसे भी पास कराया जा सकता था। जाते जाते रंजना की ये कविता सुनाते चलती हूँ। वे लिखती हैं कि उन्हें पसंद नहीं है चींटियों का संगठन बनाना। उन्हें कतई नापसंद है कि चींटियां सियासी या समाजी मुद्दों पर अपनी राय दें। उनका मानना है कि चींटियों का जन्म ही इसलिए होता है कि वे रानी चींटी के अंडे और पूरे कुनबे के लिए सिर्फ रसद ढोएं। उन्हें चींटियों के प्रतिवाद की भाषा तो कतई नापसंद है। इसीलिए जब कभी उन्हें लगता है कि चींटियां हो रही हैं औकात से बाहर, वे उन्हें कुचलने में लग जाते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए ऑर्डिनरी।